बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 12th में। जैसा कि आपने हमारा पिछले वीडियो में देखा कि उसमें मैंने कूलम्ब्स लॉ को समझाने की कोशिश की थी। तो कूलम्ब के नियम के आधार पर हम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को ज्ञात कर सकते हैं। इससे संबंधित हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, समझना है, क्योंकि क्लास 12th में जो है बोर्ड का एग्जाम देना है। उसमें ऐसा कुछ विशेष इंपॉर्टेंट फिजिक्स में नहीं होता, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लास्ट मिनट में आप वो जो है फिर इंपॉर्टेंट के चक्कर में रहें तो वो ठीक नहीं होता। इसलिए पूरा सिलेबस तैयार करिए, और क्योंकि आगे चल करके आपको परीक्षा का मतलब कंपटीशन देना है। ये तो परीक्षा देनी ही देनी है, और परीक्षा कोई किसी कंपटीशन की हो, उसमें निकालने के लिए आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो नॉलेज गेन करने के लिए आप हमारा वीडियो देखिए। केवल पासिंग मार्क लाना है तब तो इधर देखिए उधर देखिए, वैसे ही पास हो जाएंगे। तो पासिंग मार्क का टारगेट है तब तो आपको हमारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं और फिजिक्स में नॉलेज गेन करना है तो आप हमारा वीडियो पूरा देखिए, समझिए, फॉलो करिए, और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए कि वो हमारा वीडियो देखें। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को निश्चित रूप से डिस्कस करूंगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम जो माध्यम का एक विशेष गुण होता है, जिसको कि हम माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। और फिर जो है आगे हम कुछ और बातें भी समझेंगे जो कि इस वीडियो में आएंगी, और वो विशेष रूप से कूलम्ब का सदिश निरूपण कैसे किया जाता। बहुत आसान है, लेकिन जो पहला टॉपिक है हमारा विद्युतशीलता वाला, वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण भी सीख लेते हैं तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो बात करते हैं माध्यम, जिसमें कि हम आवेशों को रखते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वायु हो सकती है, या जल हो सकता है, या कोई भी माध्यम हो सकता है। तो उनके बीच जो आकर्षण लग रहा होता है वो तो कूलम्ब के नियम से हम निकालते हैं, लेकिन उसमें एक जो मान आता है वो होती है विद्युतशीलता। एक टर्म है विद्युतशीलता, और उसके आधार पर हम उन बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को ज्ञात करते हैं। तो देखा गया है कि यदि आवेशों के बीच का माध्यम बदल दिया जाए तो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मान बदल जाता है। हमने आवेशों के बीच की दूरी नहीं बदली, आवेशों का मान भी नहीं बदला, लेकिन बदला क्या, हमने केवल उनके बीच का माध्यम बदल दिया। मतलब वायु में रखे थे, हमने उनको ऑयल में रख दिया, पानी में रख दिया, किसी कांच के अंदर रख दिया, या कोई अन्य माध्यम में रख दिया। तो हमने पाया कि जो है उन बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल था उसका मान बदल गया। किन्हीं विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो वायु या निर्वात में सबसे अधिक होता है। इसके अलावा किसी दूसरे माध्यम में रख दें तो उन जो है बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल घट जाता है। तो विद्युतशीलता जो माध्यम की होती है वो दो तरह से हम उसको परिभाषित करते हैं। एक तो है निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या है, ये माध्यम का एक गुण है जिसके कारण दो बिंदु आवेशों के बीच केवल माध्यम के बदल देने से उनके बीच लगने वाला विद्युत बल परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को, माध्यम के इस गुण को ही निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। इस गुण को कि उनके बीच जो है लगने वाला, इनके बीच आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान इसलिए बदल गया क्योंकि मैंने उन आवेशों के बीच का माध्यम बदल दिया।
मान लिया जल में अब उन्हीं आवेशों को रख दिया, तो अब जो है लगने वाला बल जो है वो कम हो गया, है ना। तो ये जो गुण है माध्यम का, उसी को हम निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। इसके बारे में मैंने नोट कर रखा है। अच्छा हाँ, एक बात और है, आप लोग जो है अपनी कॉपी निकाल लें और ये नोट्स बनाना शुरू करें। मैं जो परिभाषाएं डिस्कस कर रहा हूं, है ना, वो बहुत ही आसान शब्दों में मैं कोशिश करता हूं उनको परिभाषाओं को, सूत्रों को सिद्ध किया जाए। तो यदि आप नोट करते रहेंगे तो बार बार वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आपको जो सहूलियत हो वो करें, वैसे अपने नोट्स बना लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आइए देखते हैं कि निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसको कहते हैं इंग्लिश में एब्सोल्यूट परमिटिविटी। किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के मध्य स्थित माध्यम के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाता है, या सिंपल विद्युतशीलता भी कह सकते हैं। अब मान लिया किसी माध्यम में रखे दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल, यहां पर दो आवेश मैंने दिखाए हैं Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो कूलम्ब के नियम से इन आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये एप्सिलॉन ही निरपेक्ष विद्युतशीलता है। माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या है? एप्सिलॉन। तो यहां एप्सिलॉन किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। तो इस निरपेक्ष विद्युतशीलता का परीक्षा में मात्रक लिखने को अक्सर आता है। तो मात्रक हमने पहले ही बता दिया, आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। कैसे निकालते हैं मात्रक? देखिए, मैंने इसकी तिरछी गुणा की, ऐसे गुणा करिए तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर गुणा f, इससे इसको हो गई, बराबर हो गया Q1 Q2। एप्सिलॉन का मान निकाल लीजिए, एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा Q1 Q2 बटे 4 पाई f r स्क्वायर। ये सब नीचे चला गया केवल एप्सिलॉन को छोड़ करके। अब इसके आधार पर मात्रक लिख दीजिए। आवेश गुणा आवेश है तो कूलम्ब गुणा कूलम्ब, यानी कूलम्ब का वर्ग हो गया, बटे 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता। अब आगे आता है एफ, एफ क्या बल है, बल का मात्रक हो गया न्यूटन, और आर दूरी है तो दूरी गुणा दूरी, नहीं मीटर का वर्ग। तो इस तरह से हमने इसका मात्रक निकालना सीख लिया। कहीं कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस बेसिक चीजें याद होनी चाहिए कि जैसे कि आवेश का मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या है, दूरी का मात्रक क्या है। तो इस आधार पर हमने माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक निकाल लिया। और ये जो विद्युतशीलता है ये वायु के लिए भी होती है, वायु की भी तो निरपेक्ष विद्युतशीलता होगी। हर एक माध्यम की अपनी एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, और वायु के लिए इसका मान जो होता है, वायु के लिए एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और ये मात्रक यही लिख दिया जाएगा कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का वर्ग। ये वायु, और इसको यहां पर वायु के लिए यहां पर 0 लिख देते हैं, या एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं। ये वायु की विद्युतशीलता है, या कहें वायु की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। अच्छा, दूसरा जो है, हम इसी विद्युतशीलता को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं, यानी वायु के सापेक्ष हम हर एक माध्यम की विद्युतशीलता निकालते हैं, और उस विद्युतशीलता को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ये तो थी निरपेक्ष। अब है सापेक्ष, मतलब उसको हम आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है को परिभाषित करते हैं। इसकी भी परिभाषा लिखने को आती है ना। तो ये एक अनुपात है। ये किसका अनुपात है? ये उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु की विद्युतशीलता का अनुपात को हम उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होती है। क्योंकि ये अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। इसका दूसरा नाम परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये एक अनुपात है। इसका अनुपात है उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता
और वायु की विद्युतशीलता का। तो हमें आपेक्षिक विद्युतशीलता उस माध्यम की पता लग जाएगी। देखिए, किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। और आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर ऐसे भी याद रख सकते हैं और तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर होती है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता बटे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। और इसको हम फार्मूले के रूप में लिखें तो इसके आगे देखिए, इसको हम एप्सिलॉन आर या के से निरूपित करते हैं। इसके आगे देखिए हम इसको कैसे लिखने जा रहे हैं, सूत्र के रूप में। तो एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो हमने इस तरह से, ये एक परिभाषा है, ये क्या है, अनुपात है। तो इसका कोई मात्रक नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि समान प्रकार की राशियों का यदि अनुपात है तो उसका मात्रक नहीं होता, मात्रक कट जाते हैं। किसका मात्रक नहीं है? आपेक्षिक विद्युतशीलता का या कहें परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता, याद रखिएगा। अब हम इसी आपेक्षिक विद्युतशीलता को जो है आवेशों के बीच लगने वाले बलों के पदों के रूप में हम परिभाषित करेंगे। ये परीक्षा में ये भी बात पूछी जाती है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता को आवेशों के बीच लगने वाले बलों के पदों में व्यक्त करो। देखिए, समय समय पर हम जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं उनको बताते रहेंगे, लेकिन अंतिम समय में कोई भी ये गेस नहीं लगा सकता कि परीक्षा में क्या आएगा। इसलिए आपको ऑलराउंड बनना पड़ेगा, सब कुछ आना चाहिए और फिर जो याद रह जाए, है ना। तो ये हेडिंग डालना है हमें, आपेक्षिक विद्युतशीलता आवेश के बीच लगने वाले बलों के पदों में। इसको देखिए इधर, और उसमें क्या लिखना पड़ेगा मैं लिखने जा रहा हूं। माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 परस्पर r दूरी पर वायु या कहें निर्वात में रखे हैं। इनके बीच लगने वाला विद्युत बल F, इसको 0 से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वायु में रखे होंगे। F 0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये तो हुआ जब ये आवेश वायु में रखे हैं। यदि इन्हीं आवेशों को किसी दूसरे माध्यम में r दूरी पर रखा जाए तो लगने वाला बल F, इसको हम Fm कहेंगे, 1/4 पाई। अब यहां पर उस माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी, निरपेक्ष विद्युतशीलता आ जाएगी, गुणा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब हम इसको भाग दे देते हैं। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर तो F 0/Fm बराबर हो जाएगा, ये तो ऐसे ही लिख दीजिए, Q1 Q2 बटे आर का वर्ग। और ये जो चीज है उलट करके लिख दीजिए, क्योंकि जब बटे करेंगे तो ये उलट जाएगा। जो नीचे है उसको ऊपर लिख देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन आर का वर्ग बटे Q1
Q2। देखिए Q1 Q2 कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया। अब बचा क्या, वो देख लीजिए। F0/Fm बराबर हो गया, देखिए ऊपर बच रहा है एप्सिलॉन, नीचे बच गया है एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं हम, आपेक्षिक विद्युतशीलता ही तो कहते हैं। अभी हम देख चुके हैं इससे पहले। तो F0/Fm बराबर हो गया एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर को हमने यहां पर यही लिख रखा है, क्या आया, F0/Fm। F0 क्या है, जब वो आवेश वायु में रखे हुए थे तब उनके बीच जो बल लग रहा था, है ना। और Fm क्या है, वो बल है जब उन आवेशों को उस दिए गए माध्यम में रख दिया जाए। अतः किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता किसके बराबर, किसके अनुपात के बराबर होती है, देखिए शीलता दिए गए आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल जब उन्हें वायु में रखा जाए कि अतः किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता दिए गए आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल जब उसे वायु में रखा जाए तथा उन्हीं आवेशों को उस माध्यम में रखने पर, उस माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखने पर, ये और कर देते हैं, उतनी ही दूरी पर रखने से लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होती है। या सीधी सी मैंने जो ये लिख रखा है वो सफिशिएंट है। क्या है कि वायु में रखे आवेशों के बीच जो बल लग रहा है बटे माध्यम में रखे आवेशों के बीच बल, इसका जो अनुपात होगा वही उस माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता होगी। या अपनी भाषा में लिख दें, अतः किसी माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता दिए गए आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल जब उन्हें वायु में रखा जाए तथा उन्हीं आवेशों को उस माध्यम में उतनी दूरी पर रखने से लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होती है। या ये ऐसे लिख दें, इसके लिखने के बाद बराबर लिख दें क्या, वायु में रखने पर, वायु में आवेशों को रखने पर लगा बल बटे माध्यम में रखने पर लगा बल। ये शॉर्टकट में हो गया। यहां पर कुछ चीजें और याद रखनी है, वो ये है कि जो अपेक्षित विद्युतशीलता है वो धातुओं की अपेक्षित विद्युतशीलता सबसे अधिक होती है, अनंत होती है। धातुओं की विद्युतशीलता अनंत होती है। अतः किन्हीं आवेशों को यदि धातु के अंदर रख दिया जाएगा तो उनके बीच शून्य बल लगेगा, कोई बल नहीं लगेगा। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। यदि आवेशों को धातु के अंदर रख दिया जाएगा तो कोई बल नहीं लगेगा, किसी अन्य माध्यम में रख दिया जाएगा तो वायु की अपेक्षा बल कम हो जाएगा। यह भी बात याद रखनी है कि किसी भी माध्यम में वायु की अपेक्षा किसी अन्य माध्यम में हम रखेंगे
तो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो घट जाता है, क्योंकि ये जो विद्युतशीलता है वो कहां पर आती है, हर में आती है ना। और विद्युतशीलता का मान, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता का मान 1 से बड़ा होता है, ये भी याद रखिए। वायु की विद्युतशीलता 1 होती है, मैंने नोट कर रखा, देखिए एप्सिलॉन आर धातु का मान अनंत लिखा हुआ है और एप्सिलॉन आर वायु का मान जो है 1 के बराबर है। इसके अलावा किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता का मान 1 से अधिक ही होता है। ये बातें हमें याद रखनी है। तो जल का जो परावैद्युतांक है या विद्युतशीलता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता करीब का मान 80 होता है लगभग। तो इसका मतलब यदि आवेशों को जल में रख दिया जाएगा तो वायु की अपेक्षा उनके बीच लगने वाला बल का मान 1/80 गुना हो जाएगा। 1/80 गुना, हाँ, मतलब घट जाएगा, 80 से भाग देना पड़ेगा। अब आइए समझते हैं कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण कैसे किया जाता है। ये हेडिंग है हमारी, कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण। कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और यहां पर हम 2 कंडीशन लेंगे कि जब जो है दोनों आवेश की प्रकृति समान हो, अर्थात जो है उनका गुणनफल जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, या फिर दूसरी कंडीशन होगी कि जब उन दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत हो, अर्थात उन आवेशों का गुणनफल जो है 0 से कम हो, यानी ऋणात्मक हो। एक आवेश धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, विपरीत प्रकृति के हो गए। दोनों के केस में हम किस तरह से अपने सूत्रों को लिखेंगे, बहुत आसान है, कहीं दिक्कत नहीं है। जरा इसको समझ लेते हैं। और देखिए हमने चित्र बना रखा है। चित्र में हमने देखिए यहां पर ए बिंदु पर एक आवेश Q1 रखा हुआ है, दूसरा जो है Q2 जो है बिंदु बी पर रखा हुआ है। ए से बी तक की दूरी जो है वो R है। ये दूरी वैसे देखिए ए से बी तक की R है, मतलब आवेश हमारे R दूरी पर रखे हुए हैं। Q1 आवेश का की सदिश स्थिति जो है या स्थिति सदिश जो है R1 से प्रदर्शित है, और Q2 आवेश की सदिश स्थिति जो है R2 से व्यक्त की गई है। यहां पर हमें वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, और विशेष करके जो वेक्टरों के योग का त्रिभुज नियम है वो जरूर मालूम होना चाहिए। अच्छा, कुछ और बातें मालूम होनी चाहिए क्या? यदि किसी संख्या के साथ में किसी भी संख्या के साथ में यदि हम वेक्टर जोड़ देते हैं, और विशेष करके कौन सा वेक्टर, एकांक वेक्टर, एकांक सदिश को जोड़ते हैं, तो वो संख्या सदिश बन जाती है। जैसे लिखा हुआ है 4, अभी ये पता नहीं कि ये किस दिशा में है। यदि 4i कैप लिख दें तो ये इसका मतलब ये x अक्ष के अनुदिश हो गई, x अक्ष के अनुदिश हो गई, क्योंकि i कैप जो होता है वो x अक्ष के लिए होता है। 4j कैप लिख दें तो इसका मतलब ये y अक्ष के अनुदिश हो गया, वेक्टर बन गया, ये सदिश बन गया। 4k कैप लिख दें तो ये z अक्ष के अनुदिश हो गया, वेक्टर बन जाता है। यानी किसी भी संख्या के आगे यदि हम एकांक सदिश लगा देते हैं तो वो वेक्टर बन जाता है। और हम कौन सा एकांक सदिश लगाएंगे? एकांक सदिश लगाने का मतलब है दिशा को निरूपित करना, क्योंकि एकांक सदिश का जो मान होता है, परिमाण एक होता है, तो दिशा को व्यक्त करने के लिए हम एकांक सदिश लगाते हैं। और हमने सीखा था कि एकांक सदिश ज्ञात कैसे, ये तो जो है x अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है उसको i कैप से प्रदर्शित करते हैं, और y अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है उसको j कैप से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से z अक्ष के अनुदिश कोई एकांक सदिश है वो k कैप है। माइनस लगा दें तो अक्ष जो है हमारे ऋणात्मक हो जाएंगे, -i कैप यानी ऋणात्मक x अक्ष हो जाता है। अब किसी दिए गए सदिश का एकांक सदिश कैसे निकालते हैं? जैसे मान लिया r कोई सदिश है, इसका एकांक सदिश निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे r कैप, कैप लगा देते हैं एकांक सदिश के ऊपर, बराबर हो जाता है r बटे इस वेक्टर जो r है सदिश है इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण, यानी उस दिए गए सदिश को उसके परिमाण से भाग देने पर
हमें एकांक सदिश प्राप्त हो जाता है। यही सब बातें यहां पर आएंगी। आइए चलिए शुरू करते हैं। यहां पर लिखेंगे माना दो आवेश Q1 तथा Q2 क्रमशः बिंदु A तथा B पर रखे हैं। इन के स्थित सदिश क्रमशः क्या है, R1 तथा R2 है। ये देखिए, तो यहां पर ए बी जो है, यदि वेक्टर इसको बनाएं तो हम ए से बी और ए बी के बीच की ये परिमाण हो गया, परिमाण के लिए दो लाइन खींच देते हैं। ये बी ए वेक्टर क्या होगा, बी से ए की तरफ हो जाएगा, ए बी वेक्टर ए से बी की तरफ हुआ, और इसका इनका दोनों का परिमाण जो है वो आर के बराबर है। इसी तरह से ए बी को हम प्रदर्शित करें वेक्टर के फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं R1 2 ऐसे, इसका परिमाण बराबर हो जाएगा बी ए क्या हो जाएगा R2 1, 2 से 1 की तरफ, इसका भी मान R ही होगा, है ना। ये बातें हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब हम कंडीशन ये ले रहे हैं पहले, यदि दोनों आवेशों की प्रकृति समान है, और हमने ये चित्र बना रखा है, ठीक, इसको समझ लीजिए। देखिए Q1 जो आवेश है धनात्मक है, Q2 भी धनात्मक है, या Q1 Q2 दोनों ऋणात्मक है। अब Q1 पर जो बल लगेगा कौन लगाएगा, Q2 लगाएगा। इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। Q1 पर लगने वाला बल प्रतिकर्षण का होगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति समान है, अतः Q1 पर लगने वाला बल प्रदर्शित हो रहा है F12 से। F12 क्या है, पहले आवेश Q1 पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल, और कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। ठीक उसी तरह से यदि हम Q2 को देखें तो Q2 जो आवेश है उसको Q1 प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात Q2 पर जो आवेश लगेगा, वो बल लगेगा, वो होगा F21। ये दिशा दिखाई गई है, ये A से B की तरफ होगी F21 की। तो आइए सबसे पहले लेते हैं आवेश Q1 पर आवेश Q2 द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल। देखिए हम पहले तो इसको F12 तो लिख रहे हैं, परिमाण लिख देते हैं, परिमाण तो कूलम लाके, और ये वायु में रखे हुए हैं। तो इसके लिए हम एप्सिलॉन नॉट 1/4 Q1 Q2 बटे आवेशों के बीच की दूरी। देखिए ये है परिमाण। अब हमें इसको क्या बनाना है, सदिश बनाना है। सो सदिश बनाने के लिए हमें एक एरो लगाया इधर, अब इधर तो अभी सदिश है नहीं, तो हमने क्या भी बताया था, हमने बताया था कि हमें यहां पर इसके साथ एकांक सदिश जोड़ना पड़ेगा। ये बल लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, बी से ए की तरफ लग रहा है। देखिए इधर की तरफ, बी से ए की तरफ, ऐसे ऐसे लग रहा है। तो इसका मतलब यहां पर जो हम सदिश लेंगे वो ये वाला लेंगे। देखिए बी से ए की तरफ लगने वाला सदिश जो है बी ए होगा, और उसको हमने प्रदर्शित कर रखा है R21, और इसका हम क्या लेंगे, एकांक सदिश लेंगे। लीजिए अब जो है ये इधर भी सदिश है, ये भी सदिश है, ये कूलम्ब लॉ का सदिश निरूपण है। हमें एक बात यहां पर और लिखनी पड़ेगी, यहां R21 कैप एक एकांक सदिश है जो बल F12 की दिशा प्रदर्शित करता है।
तो इसकी दिशा क्या होगी बता दीजिए, है ना। एक एकांक सदिश है जो बल F12 की दिशा प्रदर्शित करता है, और यह दिशा B से A की ओर होगी। लीजिए पता लग गया। ये इतना और लिखना पड़ेगा। समझिए कि ये देखिए लेफ्ट साइड में वेक्टर है, सदिश है, राइट साइड में भी वेक्टर है। हमने क्या किया कि कूलम्ब लगाया और उसके साथ जिस दिशा में ये बल लग रहा था उस दिशा से संबंधित एकांक सदिश को लिख दिया है। ये पूरी बात हो गई, लेकिन और यदि इसको डिटेल में करना चाहें तो वो भी समझ लीजिए। और यदि डिटेल में लिख रखेंगे तो इसका मान रखना पड़ेगा हमें। वैसे तो ये पूरी बात हो गई, इतना भी कर लेते हैं तो भी सही है। अब इसको R21 का मान, ये समीकरण 1 लिख दो। R21 एकांक सदिश का मान निकालिए। R21 एकांक सदिश बराबर हो जाएगा R21 वेक्टर बटे R21 वेक्टर का परिमाण। अब देखिए R12, इसका चित्र हमें बनाना पड़ेगा। यदि डिटेल में समझना है तो देखिए चित्र बनाइए। ये देखिए हम चित्र बना रहे हैं। ये O बिंदु है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, और ये जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है F12। अब ये R2 है, ये R1 है। हमें जो सदिश लेना है वो R21 यानी 2 से, यहां पर Q2 है, यहां पर Q1 है, 2 से 1 की तरफ लेना है तो यहां पर एक एरो लगाना पड़ेगा और इसको लिखना पड़ेगा R21, ये R21। अब यहां पर त्रिभुज का नियम लगाएंगे, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम इसमें लगाया। त्रिभुज किसमें लगा रहे हैं? OBA में, OBA में। एक समझ लीजिए क्योंकि दूसरे को हम डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। अब लिखेंगे OA प्लस BA बराबर होता है OA के। ये त्रिभुज नियम के आधार दिस प्लस दिस बराबर दिस है। तो OA को लिखेंगे R2 प्लस BA को लिखेंगे R21, OA को लिखेंगे R1। हमें तो R21 का मान ज्ञात करना है तो इसको उधर भेज दीजिए, R1 माइनस R2 लीजिए। ये हमें R21 का मान पता लग गया है, बस ये लिख दीजिए, है ना। तो हमें R21 सदिश का मान आ जाएगा, R21 का मान ये है और नीचे उसका हमें मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसका मान रख दीजिए। या तो इसको यही लिखा रहने दीजिए, नहीं तो इसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे तो R1 माइनस R2 बटे R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, यहां पर मैग्नीट्यूड परिमाण लिख दिया। अब समीकरण 1 में इसका मान रख दीजिए तो कूलम्ब का के नियम का वेक्टर स्वरूप आ जाएगा दूसरे तरह से। तो F12 समीकरण 1 से हम लिख रहे हैं, समीकरण 1 से F12 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू जो सदिश था उसका मान ये आया है R1 माइनस R2 बटे R1 माइनस R2 का परिमाण लीजिए। और इस तरह से इसका मान भी R के बराबर है। तो ये एक दूसरा फार्मूला निकल जाता है ना। अब इसी तरह से F21 का मान निकालें। F21 का मान लिखिए, देखिए F21 क्या है? आवेश Q2 पर आवेश Q1 द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल। F क्या है? 2 1 है। तो हमने क्या कहा था? इसका परिमाण लिखिए बल का कूलम्ब के नियम से। ये हो गया Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्योंकि हमें इसको वेक्टर बनाना है, सदिश बनाना है, तो जिस दिशा में ये बल लग रहा है उस दिशा का एकांक सदिश लिखिए, यानी इस दिशा का।
ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ जो एकांक सदिश है वो R12 है और इसका हमें एकांक सदिश लिखना पड़ेगा। लिखिए, ए से बी की तरफ जो सदिश लग रहा है वो है R12 और R12 का एकांक सदिश है। यहां बता दीजिए, यहां R12 का एकांक सदिश है, एकांक सदिश है जो कि बल F12 की दिशा प्रदर्शित करता है, दिशा प्रदर्शित करता है और यह दिशा ए से बी की ओर है। लीजिए, ये पूरी बात हो गई। यहां या तो यहां तक ही रखिए या फिर अभी इसका मान निकालिए जैसा कि अभी हमने देखा था। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई, समझो। हालांकि इसको 2 डाल देते हैं और इसको 3 डाल देते हैं। अब R12 कैप का मान निकालता है। R12 कैप बराबर हो जाएगा R12 वेक्टर बटे R12 वेक्टर का परिमाण, है ना। अब इसके लिए भी चित्र बनाना पड़ेगा। देखिए, चित्र बनाइए। अब की बात थोड़ा परिवर्तन कर देंगे हम। ये हमारा बिंदु ए है, ये बी है, यहां पर आवेश Q1 है, यहां पर आवेश Q2 है। ये देखिए सदिश स्थिति है R1 की, ये है R2 की। अब की बात जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, F21। ये F21 यानी सेकेंड वाले आवेश पर लगने वाला, दूसरे आवेश पर लगने वाला बल है पहले आवेश द्वारा, है ना। तो अब इसके हिसाब से जो दिशा है वो ए से बी की तरफ है, तो यहां पर एरो बनाएंगे ए से बी की तरफ। ये बिंदु वो है। अब यहां पर क्या लगाएंगे, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से क्या होगा, अब की बार लिखा जाएगा OA प्लस AB बराबर हो जाएगा OB के। ऐसे लिखा जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। OA प्लस AB बराबर हो जाएगा OB के। OA क्या है, R1 है। OAB क्या है, R12 है। OB क्या है, R2 है। इसको उधर ले जाइए तो ये मान आ जाएगा R12 सदिश का मान आ गया R2 माइनस R1। अब इस मान को हम यहां पर रख देंगे समीकरण 3 से। F12 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R² और R12 की जगह पर हम ये मान रखेंगे R2 माइनस R1 बटे R2 माइनस R1 का परिमाण। हालांकि इसका परिमाण भी R के बराबर है। यहां R लिख दें तो ये R³ के बराबर हो जाएगा, R की घात 3 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारी समीकरण 4 आ गई। ये भी क्या है कि दूसरे वाले आवेश Q2 पर लगने वाले बल का सदिश निरूपण है। उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ रही होंगी, और नहीं तो केवल इतना लिख दीजिए, पहला जो हमारी समीकरण आई थी और ये तीसरी जो आई है थी, यहीं तक सफिशिएंट है ना, पर्याप्त है सदिश बनाने के लिए। भाई सदिश बनाने कैसे बनाया जाता है, दिए गए बल के परिमाण को हमें गुणा करना है कि उस दिशा में लगने वाले एकांक सदिश से। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं बी वाली, जिसमें कि बल जो है कि प्रकृति विपरीत है। बल की नहीं, जब आवेशों की प्रकृति विपरीत है ना। यहां तक तो प्रतिकर्षण बल लग रहा था। अब हम बी कंडीशन ले रहे हैं, जब आवेशों की प्रकृति विपरीत है। तो चित्र यहां पर Q1 Q2 जो है लेस देन 0 हो जाएगा, यानी गुणनफल जो है ऋणात्मक आएगा। देखिए चित्र बदल जाएगा, चित्र देख लीजिए, और इसको हम जल्दी से फिनिश करते हैं। वो चित्र में थोड़ा परिवर्तन होगा।
ये है R1 R2, वो तो वही रहेगा, बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। अब की बार जो बल लगेंगे वो आकर्षण के लगेंगे। ए पर रखा आवेश Q1 आकर्षित होगा बी पर रखे आवेश की वजह से, तो इस पर जो बल लगेगा अब की बार में F12 इस तरफ को लगेगा, और ये वाला आवेश इसकी तरफ आकर्षित होगा, ये हो जाएगा F21। बाकी सब कुछ वही रहा भाई, ए बी का परिमाण बी ए परिमाण के बराबर है R2। ठीक है। अब यदि हम इस पर लगने वाला बल, Q1 पर लगने वाला बल, आवेश Q1 पर आवेश Q2 द्वारा लगाया गया आकर्षण बल F12 बराबर हो जाएगा, देखिए पहले तो हमने कहा परिमाण लिख लेते हैं, ये परिमाण लिख दिया, बल का परिमाण कूलम लॉ के नियम से लिख दिया, कूलम के नियम से लिख दिया। अब इसको वेक्टर बनाना है, तो इस दिशा में जो हमारा सदिश है, ए बी दिशा में कौन सा सदिश है, ए बी दिशा में जो सदिश है वो है R12। तो R12 का एकांक सदिश लिख दीजिए, ये पूरी बात हो गई। यहां R12 कैप एकांक सदिश है जो बल F12 की दिशा प्रदर्शित करता है जो कि ए से बी की ओर है। दिशा क्या है F12 की, ए से बी की तरफ है। ये पर्याप्त हो जाता है, और इसको हम डायरेक्ट यदि लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, इसकी एकांक सदिश की जगह पर देखिए हम डायरेक्ट लिख करके दिखा रहे हैं, F12 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और यहां पर लिखेंगे देखिए जो बाद में आता है R12 है, तो यहां लिखेंगे R2 माइनस R1 बटे R2 माइनस R1 का परिमाण। लीजिए ये देखिए, ये या तो ये रूप हो गया या ये रूप हो गया। ये कैसे आया हम एक बुक को बता देते हैं, फिर अगला वाला डायरेक्ट लिख देते हैं। इसके लिए लाने के लिए हमें चित्र बनाना पड़ता है। चित्र देख लीजिए, चित्र जो है हम यहां पर बना देते हैं, ठीक है ना। चित्र में क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज का चित्र बनाना पड़ता है। ये है O A B, R1 है, R2 है, और बल लग रहा है इस दिशा में F12, और इस दिशा में जो लगने वाला हमारा वेक्टर है उसको हम लिखें तो देखिए ये है, इसको लिखेंगे R12। तो इसकी जगह पर हम त्रिभुज लगाएं, सदिशों का योग का, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम इसमें लगा रहे हैं। क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस OA प्लस AB बराबर हो जाएगा OB के। OA क्या है, R1 है सदिश, AB क्या है, R12 है, और ये है R2। हालांकि ये बता चुके हैं पहले, R12 बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1। देखिए वही आ गया, R12 का मान तो एकांक सदिश है, इससे संबंधित जो सदिश है वो R12 है। R12 का मान होता है R2 माइनस R1, ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने F12 का मान निकाला। अब यह दूसरा बल जो लग रहा है वो दूसरे वाले आवेश पे लग रहा है, तो आवेश Q2 पर आवेश Q1 द्वारा लगाया गया आकर्षण बल F21 बराबर हो जाएगा 1/2
1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और इस दिशा में अब की बल लग रहा है इस दिशा में, तो इस दिशा में जो वेक्टर BA दिशा में है वो है R21 ही है। R21 का एकांश दिशा लिख दीजिए और बता दीजिए यहाँ पर R21 क्या है। यहाँ R21 एक अंक सदिश है जो कि F21 की दिशा प्रदर्शित करता है। और इसको हम वेक्टर फॉर्म में दूसरी तरह से लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1/एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर, इसको लिखेंगे R1 माइनस R2 बटे R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। तो ये हमें जो है वेक्टर फॉर्म में लिखना हमने सीख लिया। तो अगले वीडियो में हम इसको बताएंगे कि कूलम्ब के नियम का वेक्टर निरूपण से हमें अतिरिक्त क्या बातें पता लगती हैं, और इसके साथ में और भी आगे का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की बातें पूरी तरह से समझ में आई होंगी। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।